तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इस आगे को देखता हूँ, तो अभी मुझे पता चला कि इस वाले में आप देखिए कि हमने एक इसको बेंड किया और इसकी लंबा ई डैश एफ डैश। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसमें स्ट्रेन कितनी जनरेट हुई इस बीम में, मतलब इसकी चेंज कितना हुआ जब मतलब इसको बेंडिंग मोमेंट एम लगाया तो इसमें स्ट्रेन कितनी आई। तो देखिए स्ट्रेन कितनी आई, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आप लोग पहले देखिए नीचे से आइए इस वाले। अब मैंने स्ट्रेन स्ट्रेन कितना इस लेयर में आएगी, तो किस लेयर की बात कर रहा है हम स्ट्रेन बेटा, बात कर रहे हैं ई डैश एफ डैश में कितनी स्ट्रेन आई। तो आपको मालूम है इंक्रीज इन लेंथ अपॉन डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ किसकी, ई एफ की इंक्रीज इन लेंथ क्या है आपकी, ई एफ डैश माइनस ई एफ कितना इंक्रीज किया, ओरिजिनल लेंथ इसकी ई एफ थी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंक्रीज इन लेंथ किसकी, इंक्रीज इन लेंथ हमें ई डैश एफ डैश बढ़ गया है माइनस ई एफ, इसी की तो निकालना है कि इसमें कितना, क्योंकि एनालिसिस हम सिर्फ इसी पार्ट की, ओरिजिनल लेंथ कितना था ई एफ। अब देखिए ये मिल जाए तो हमारी स्ट्रेन निकल आएगी, तो हम इसको इक्वेशन 1 उल्टा चलते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं। अब जरा इतना ध्यान दीजिएगा, ये ई डैश एफ डैश क्या है, ई डैश एफ डैश देखेंगे तो आपको मालूम है कि कुछ ऐसा था ई डैश एफ डैश हमारा ऐसा जाके, और यहाँ पे ये पोर्शन क्या था आर था, और ये वाला हमारा एन एन था, और ये डिस्टेंस थी तो इसके नीचे ये डिस्टेंस थी और ये डिस्टेंस y थी, और ये वाला पूरा r हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, और ये कितने मिल रहा है, ये आपकी हो गई थीटा। तो देखिए तो ई डैश एफ डैश कितना हो जाएगा, ई डैश एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी r प्लस वाई इंटू थीटा। आप इधर से भी देख सकते हैं r प्लस वाई, क्योंकि r यहाँ न्यूट्रल लेयर तक और y ये वाली डिस्टेंस तक, तो r प्लस वाई क्योंकि ये डिस्टेंस इनको इसकी क्या हो गई, ये चाप जो लेंथ निकालने के लिए उसका एंगल भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ये लगा दिया। अब ये क्या हुआ कि हमारे पास r इंटू थीटा, तो ये तो आ गए हमारे पास कि ई एफ डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है आर वाई इंटू थीटा। अब जरा देखिए अब हमें ई एफ निकालना है, जरा ई एफ देखिए क्या हो जाएगा, ई एफ स्ट्रेट है तो आर इंटू थीटा, कोई दिक्कत नहीं, आर इंटू थीटा, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है, ये भी समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि r इंटू वाई प्लस थीटा करते हैं तो r ये हो जाएगा आपका r इंटू वाई, और ये थीटा थीटा r थीटा कट गया, y थीटा आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई, y थीटा आपकी वैल्यू आ गई, और y थीटा ओरिजिनल लेंथ कितनी यहाँ थीटा, तो थीटा थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, y बटे r आ गई। ये y क्या है, ये अब देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है ई आई जो चेंज हुई ई एफ में, जो न्यूट्रल लेयर के नीचे हमने एक लेयर मानी कि उसको फिर बेंडिंग किया, उसमें देखा कितनी स्ट्रेन आई, तो वो लेयर की हमने बस एनालिसिस की, उसमें स्ट्रेन आई y बटे आर। जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, हमारा स्ट्रेन जो है ये प्रोपोर्शनल सिर्फ डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, आर तो क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमारा कांस्टेंट रहेगा भाई, जितना हमारा मुड़ेगा तो सभी के लिए उतना ही मुड़ेगा, तो ये E is that strain in the layer is proportional to its distance from the neutral layer, क्योंकि R is constant। तो पहली इक्वेशन तो हमने ये मान ली। अब जरा ये एनालिसिस करिए कि हमारे पास स्ट्रेन आ गई, तो वी नो दैट हमारे पास होता है एक चीज होती है यंग मॉडुलस E इज स्ट्रेस इन द लेयर, मतलब यंग मॉडुलस को आप ये कहते हैं कि इन द टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन आपका टेंसाइल स्ट्रेन, तो यहाँ बेंडिंग के कारण है तो बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन आपका हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेन, तो स्ट्रेस तो आपका सिग्मा ही लग रहा है, तो दैट इज सिग्मा, और स्ट्रेन कितनी आई y बटे आर, अभी डेरिवेट कर चुके हो E, तो सिग्मा की वैल्यू आपने निकाल दिया E इंटू वाई बटे आर, और सिग्मा की जगह आपने क्या लिखा, y इधर बुला लो तो E बटे आर, क्योंकि उधर भी E बटे आर आ रहा है, तो उधर स्ट्रेन कितना आ रहा था, स्ट्रेन इज इक्वल टू आ रहा था y बटे आर, ठीक है, और इधर स्ट्रेस कितना आ गया E बटे आर इंटू वाई बटे आर, तो आपने सिग्मा बटे वाई को इधर बुला लिया E बटे आर, देखिए R कांस्टेंट है, तो आप देखिए स्ट्रेस, और इस वाले इक्वेशन से देखिए, इस वाले इक्वेशन से कि स्ट्रेस किसके यंग मॉडुलस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू दी रहेगी, R आपको हम बता चुके रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट रहेगा, Y क्या है, Y इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, लेयर की डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल, फिर स्ट्रेस भी प्रोपोर्शनल हो गया न्यूट्रल एक्सिस के। अब देखिए
ये भी एक रिलेशन हमें मिल गया, इसको भी हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब जरा दिमाग लगाइए कि हमें फोर्स ये मान के चलते एक बार है, इस तरह की हमारी एक बीम है पूरा, और उस बीम में हमने एक एक्सेस मानी, दैट इज एन करके एक एक्सेस मानी, और उसके ऊपर हमारी एक स्ट्रिप रखी हुई है और उसकी डिस्टेंस अभी y है, ये मतलब y वाला जो हमने पिछला, और उसकी स्ट्रिप की जो वो है dy, थिकनेस जो है dy। अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि इसमें फोर्स क्या लगेगा इस लेयर पे, तो आप मुझे बताएंगे फोर्स सुभाष सर। तो आपको मालूम है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं है, F अपॉन ए। तो फोर्स क्या निकल आएगा, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा की वैल्यू आप निकाल चुके हो ई बार बटे इंटू वाई, और ए क्या हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री मिस्ट्री की बात करो तो डी एरिया ले लोगे। अब मूवमेंट इसी का लेना चाहे तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी y से और मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स तो ये पूरा था ये इंटू वाई इंटू डी ए, ये फोर्स ऊपर निकाल चुके हो, इसके मूवमेंट में y की डिस्टेंस और मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट हमें मूवमेंट लेना है, तो ये मूवमेंट निकला है। तो हम कहें टोटल मूवमेंट क्या इस बीम में निकलेगा, टोटल मूवमेंट के लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो ई बटे आर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर रूट ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी ए बचेगा सिर्फ। अब ये जो वाई स्क्वायर डी ए है, आपको पहले हमने थर्ड यूनिट पढ़ाई थी, तो वाई स्क्वायर डी ए आपको बताया था ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एम बटे ई आर बटे वाई, आप क्या कर दो ई बटे आर, क्योंकि आपने स्ट्रेस वाली इक्वेशन में क्या किया था, ई बटे आर इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ई बटे आर छोड़ा था, तो आप एम आई को इधर बुलाइए ई बटे आर, आपने इधर किया, तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड आप इक्वेट करिए, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा एम आई सिग्मा वाई बटे ई बटे आर, एम आई इधर मिल गया, सिग्मा आई बटे ई बटे आर, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आपसे पूछता है कि बेंडिंग इक्वेशन क्या है, तो आपको फिर से बता दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजम्पशन कि वो एक होमोजीनस है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। दूसरी चीज ये है कि उसका यंग मॉडुलस बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग सेम रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिफोर एंड आफ्टर आपका सेम रहेगा, और थर्ड चीज ये है न्यूट्रल एक्सेस में आपके कोई चेंजेस नहीं आएगा बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लेयर मानना है न्यूट्रल एक्सेस के नीचे, एन के नीचे आप लेयर मानिए जिसकी डिस्टेंस y है न्यूट्रल लेयर के। आप जब आप बेंड करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस, तो आपने देखिए कितनी चेंजेस आई, तो स्ट्रेन पहले कैलकुलेट करिए। स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, इंक्रीज क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह कर्वेचर जा रहा है, तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, इंक्रीज इन लेंथ मतलब जो अब कितनी हो गई इससे उतना घटा दीजिए, तो ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ अपॉन ई एफ, तो आपने r प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर इंटू थीटा आपने कैंसिल आउट कर दिया, y बटे आपको r मिल गया, r कांस्टेंट है, y आपके न्यूट्रल एक्सेस है। आप देखिए स्ट्रेस निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। जब आपको स्ट्रेन मिल गया तो यंग मॉडुलस का रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, आप स्ट्रेन की जगह वैल्यू रखिए आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। अब आप देखिए फोर्स इस पे बेंडिंग मूवमेंट आपको कैलकुलेट कर, कितना बेंडिंग मूवमेंट, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या, पहले फोर्स निकालो, फोर्स आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, थोड़े एरिया की बात कर रहे हो तो स्ट्रेस जो आप कैलकुलेट कर एरिया उसमें हो जाएगा डीए। आप मूवमेंट उसी एरिया पे निकालना है छोटे से स्टेप के लिए, तो डीएम इज मल्टीप्लाई बाई न्यूट्रल एयर डिस्टेंस वाई मल्टीप्लाई, टोटल करना है तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, वाई स्क्वायर डीए होता है एम आई सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने उसको आई डिनोट कर दिया, तो पूरा रिलेशन आपको मिल गया एम आई सिग्मा वाई बटे ई आर बटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन।